आप, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। श्याम बाबा के द्वादशम पटोत्सव पर खंड ज्योत पाठ का हो रहा आयोजन। श्याम सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित बाबा श्याम के द्वादशम पटोत्सव पर आज मंदिर प्रांगण में भव्य श्री श्याम अखंड ज्योति पाठ का आयोजन किया गया। मनीष शर्मा कलकत्ता के मुखारबिंद से हो रहा है। श्याम सेवा समिति के अध्यक्ष रवि अग्रवाल ने बताया कि आयोजन को लेकर बाबा श्याम का कलकत्ता की फूलों से भव्य श्रृंगार कर 56 भोग की झांकी सजाई गई है और श्याम मंदिर को भव्य लाइटिंग कर सजाया गया है। पाठ में महिला पुरुष सहित बच्चों ने भी हिस्सा लिया है और पाठ में बाबा श्याम की कथा का विस्तार से वर्णन किया गया। और साथ ही पाठोत्सव के आयोजन को लेकर रविवार को सुबह 8 बजे से कंकाली माता मंदिर में भव्य निशान यात्रा का आयोजन किया गया। मंदिर तक होगी रात्रि में विशाल भजन संध्या का आयोजन, जिसमें हेमेंद्र सिंह और खेमी खलीलाबाद एवं कनिका ग्रोवर और मध्य प्रदेश सहित कई भजन सिंगर भजनों की प्रस्तुति देंगे। सेवा समिति ने अधिक से अधिक श्याम भक्तों से आयोजन में पहुंचने की अपील की है। इनको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? बाबा का ये द्वादशा पाठोत्सव है। हर वर्ष की भांति बाबा का द्वादशा पाठोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें आज अखंड ज्योति पाठ से ये प्रारंभ हुआ है। मनीष जी कलकत्ता द्वारा ये संगीतमय अखंड ज्योति पाठ चल रहा है और बाबा श्याम को भी आज कलकत्ता से के फूलों से सजाया गया है। बाबा को स्नान कराया गया है, चंदन लगाया गया है बाबा के। और कल दिनांक 8 तारीख को विशाल शोभा यात्रा बाबा का नगर भ्रमण होगा, जिसमें निशान यात्रा निकलेगी कंकाली माता के मंदिर से, जो मुख्य बाजारों होती हुई बाबा श्याम के मंदिर पहुँचेगी। और उसके पश्चात सायंकालीन विशाल भजन संध्या का आयोजन रखा गया है, जिसके अंदर मंदिर के यहीं पास में विशाल पांडाल बनाया गया है, जिसमें नवमी सरदार और कनिका ग्रोवर जी पधार रही हैं। आप सभी इस 2 दिन के आयोजन में यहाँ श्याम मंदिर में पधारें। बहुत ही सुंदर आयोजन होने जा रहा है। अलवर जिले के रामगढ़ स्थित ओडेला गांव में एक ऐसी हृदय विदारक घटना घटी है जिसने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया है। यहां एक निजी खनन लीज में अचानक पहाड़ का एक विशाल हिस्सा, वहां पर करीब 50,000 टन पत्थर और साथ ही मलबा सीधे 300 फीट नीचे काम कर रही पोकलेन मशीन पर जा गिरा है। हादसा शुक्रवार शाम करीब 6:30 बजे हुआ है, जब बक्सर बिहार निवासी ऑपरेटर रामानंद तिवारी पोकलेन मशीन से काम कर रहा था। चश्मदीदों के मुताबिक एक जोरदार धमाके के साथ पहाड़ दरका और साथ ही रामानंद मशीन समेत 100 फीट गहरी पारी से भरी खाई में समा गया। घटना इतनी अचानक हुई कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। शनिवार सुबह 9 बजे एनडीआरएफ और साथ ही एसडीआरएफ की टीमें गोताखोरों के साथ तैनात रही हैं। हालांकि भारी मलबा और खाई में भरा पानी ऑपरेटर तक पहुंचने से सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है और 12 घंटे बीत जाने के बाद भी केवल सन्नाटा और पत्थर ही नजर आ रहे हैं। मिलाया सर, ये ओडेला में ये सूचना मिली थी कि लीज के अंदर काम करते वक्त एक पोकलैंड मशीन जो है वो गहरी खाई में गिरी है और जिसमें एक उसका ऑपरेटर है उसको भी होने की सूचना मिली थी। इस पर अभी पुलिस जाब्ता मौके पे मौजूद है। एसडीआरएफ की टीम आई है, वो राहत और बचाव कार्य में अभी लगी हुई है। कुछ पता लगा सर कहाँ का है व्यक्ति? अभी वो लोग प्रयास कर रहे हैं। व्यक्ति के बारे में प्रारंभिक रूप से ये जानकारी मिली है कि वो ऑपरेटर है और बिहार राज्य का रहने वाला है। परिजनों को सूचना कर दी? हाँ, परिजनों को सूचना कर दी, परिजन आ गए।
खबर अलवर से है, जहां देश भर में बाघ संरक्षण को लेकर अधिक प्रभावी वैज्ञानिक आपको बता दें कि संबद्ध बनने के लिए उद्देश्य से टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर्स और साथ ही चीफ वाइल्ड लाइफ वंडर्स की एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्तरीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें होटल प्राइड प्रीमियर कालीघाटी अलवर में किया गया। इस उच्च स्तरीय सम्मेलन में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव विशेष रूप से मौजूद रहे। कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य देश के विभिन्न टाइगर रिजर्व में संचालित संरक्षण गतिविधियों की समीक्षा करना और जमीनी स्तर पर आ रही चुनौतियों पर चर्चा करना तथा भविष्य की रणनीतियों को साझा करना रहा है। मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत आज विश्व में बाघ संरक्षण का एक सफल मॉडल बनकर उभरा है, लेकिन बढ़ते मानवीय दबाव, वन क्षेत्रों में अतिक्रमण और मानव वन्यजीव संघर्ष और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए निरंतर नवाचार और मजबूत समन्वय आवश्यक है। और उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि टाइगर रिजर्व केवल बाघों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे इकोसिस्टम की रीढ़ है। जंगल, जल स्रोत, जैव विविधता और साथ ही स्थानीय समुदाय सभी का संतुलन बनाए रखना ही संरक्षण के लिए असली कुंजी है। और सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के आए अधिकारियों ने अपने अपने अनुभव साझा किए और बाघों की संख्या बढ़ाने, निगरानी तंत्र को मजबूत करने, टेक्नोलॉजी आधारित संरक्षण तथा स्थानीय समुदाय की भागीदारी पर विस्तार से विचार विमर्श भी किया है। वन मंत्री संजय जी और राजस्थान सरकार के सौजन्य से पहली बार ऑल इंडिया जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं और जो राज्यों के जो पीसीसी वाइल्ड लाइफ है, उनकी 2 दिवसीय सेमिनार अलवर में हो रही है। पूरे देश में 58 टाइगर रिजर्व्स हैं, उनके सारे फील्ड डायरेक्टर आए हैं और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी देश में टाइगर कंजर्वेशन के लिए काम करती है। उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग और उसके साथ ही साथ नॉलेज शेयरिंग और जो हम टाइगर क्षेत्र का जो मैनेजमेंट करते हैं उसमें एक्सपीरियंस शेयरिंग को लेकर के पॉलिसी पे सबसे बड़ी बैठक है। मैं मानता हूं कि अलवर का सौभाग्य है कि एक बड़ी पॉलिसी बैठक ऑल इंडिया लेवल की यहाँ पर हो रही है और इसके साथ ही साथ आने वाले समय में जो इस बजट में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने के नेतृत्व में वित्त मंत्री जी ने घोषणा करी है कि मई में भारत में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का आयोजन किया जाएगा। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के माध्यम से भारत दुनिया के 97 देशों के जो बिग कैट्स हैं उनके कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट के लिए कार्य कर रहा है, तो उसकी भी चर्चा ये लोग उसकी तैयारी की दृष्टि से करेंगे। हम सभी का अलवर में स्वागत है। पॉलिसी इशू भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने राजस्थान के संदर्भ में विस्तार से पत्रकार वार्ता में प्रकाश डाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट में राजस्थान के सर्वांगीण विकास को दी प्राथमिकता। डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा। कोटा की खबर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के गौरवशाली अतीत, ऐतिहासिक विरासत तथा राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा में अतुलनीय महत्व को देखते हुए केंद्र सरकार के फंड से राजस्थान आर्थिक, भौतिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विकास को हमेशा प्राथमिकता दी है और आगे भी देते रहेंगे। राष्ट्रीय महामंत्री अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के गरीबोन्मुखी योजनाओं का राजस्थान बहुत बड़ा लाभार्थी है और राजस्थान में जनधन योजना के अंतर्गत 3.8 करोड़ बैंक अकाउंट खोले गए हैं और 1.53 करोड़ एवं 2.99 करोड़ लोगों को क्रमशः जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ मिला है। मुद्रा योजना के तहत 1.17 लाख करोड़ रुपए दिए गए और 2.72 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को पीएम स्वनिधि योजना का लाभ मिला है।
और साथ ही किसानों को 61.4 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए हैं। जल जीवन मिशन के माध्यम से 2.5 लाख घरों में पाइप के माध्यम से पानी उपलब्ध कराया गया। और साथ ही डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार वास्तविक गरीबी के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का निरंतर प्रयास कर रही है और आम व्यक्ति की क्रय शक्ति बढ़े और उसका जीवन खुशहाल हो। इस तरह के सैकड़ों आयोजनों का लाभ सीधे जनशक्ति को प्राप्त हो रहा है। डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान सरकार को कर के हिस्से के रूप में 11 सालों में 5.7 करोड़ और अनुदान के रूप में 2.61 लाख करोड़ रुपए दिए हैं और पूंजीगत व्यय के लिए 5 साल में 31,939 करोड़ दिए हैं। सरकार का काम इंडस्ट्री चलाना नहीं है। इन सारी इंडस्ट्रियों में देश की जितनी पूंजी थी सब लगा। ये इंडस्ट्रियां सब घाटे पे चली गई और बड़ी इंडस्ट्रियां थी, बड़े कैपिटल से लगती थी, इससे न किसी को रोजगार मिला, न देश में इतना पैसा बचा था कि वो गरीबों तक बांटा जा सके और न ही मानसिकता थी। आदमी की जरूरत की चीजें नहीं बनी, वो चीजें बनी जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को चाहती थी। जब जरूरत की चीजें नहीं बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। इस देश में 34%, 27% महंगाई इस देश के नागरिकों ने देखी। चरम तक बेरोजगारी गई और चरम तक गरीबी गई। 1974 में इस देश में गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या 55% थी। कितनी? यानी आप कल्पना कर सकते हैं कि जिनकी क्षेत्र के लोगों का मैंने नाम लिया, उन सबकी हालत बड़ी गंभीर थी। तो मेरी दृष्टि दूसरी थी। आप उनके कार्यकाल और हमारे कार्यकाल दोनों के बीच में थोड़ा सा भी नजर डालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नरेंद्र मोदी के काम करने की दृष्टि क्या है और उनके काम करने की दृष्टि क्या है। मैं इसलिए यहां से बात कर रहा हूं क्योंकि मैं अगर आपसे कहूंगा 2047 में भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन जाएगी या तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, भारत एक विकसित देश बन जाएगा। अगर भारत एक विकसित देश हो जाए लेकिन किसान गरीब रहे, मजदूर गरीब रहे, महिलाएं अशक्त रहे, छात्रों को पढ़ने की व्यवस्था न हो, पहाड़ी क्षेत्र में लगे रहने वाले लोग जीवन से और देश से कटे रहे, शेड्यूल कास्ट के लोग और ओबीसी पकड़े और समाज के लोग आर्थिक रूप से मजबूत न हो सके, स्वावलंबी हो सके, तो ऐसा विकास लेकर के भारत करेगा क्या? भारत के विकसित होने का मतलब भारत कोई अमूर्त संस्था नहीं है। भारत 146 करोड़ नागरिकों का देश है और जब तक देश के किसी सबसे पिछड़े गांव में रहने वाला सबसे गरीब आदमी ये न कहना पाए कि हाँ 1947 में हमारे बच्चे आज पहले से बहुत बेहतर अवस्था में रह रहे हैं, तब तक विकसित भारत का कोई सपना साकार नहीं हो सकता, चाहे दुनिया की प्रति व्यक्ति आय में कितनी भी ऊंचाई पर चली जाए। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री ने तय किया ये जो गमलों के पेड़ सूखे हुए हैं, ये जो गमलों के पेड़ स्वयं में हैं और धरती के पेड़ सूखे और मुरझाए हुए हैं, इस विषमता को दूर करना पड़ेगा।
विकास का लाभ समाज के गरीब वर्ग तक पहुंचे, समाज के पिछड़े वर्ग तक पहुंचे। यह अपने आप अगर होना होता, कांग्रेस के थे कि देश की आय बढ़ जाएगी तो गरीबी अपने आप ऊपर से नीचे होते हुए खत्म हो जाएगी। अर्थशास्त्री इसको ट्रिकल डाउन थ्योरी कहते थे कि देश में जब बड़े लोगों का पैसा आ जाएगा तो वो पैसा नीचे बढ़ता 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 अपने आप नीचे चलाएगा और गरीब अमीर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता नहीं। अगर हमें गरीबों का अमीर को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना है तो योजनाबद्ध तरीके से समय बता। खबर अलवर से है, जहां अलवर बार एसोसिएशन के चुनाव संपन्न होने के लगभग 2 माह बाद नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। समारोह में बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। भूपेंद्र यादव ने कहा कि वकील का निष्पक्ष, ईमानदार और समाज के प्रति जिम्मेदार होना बेहद जरूरी है। साथ ही उन्होंने न्यायपालिका से भी अपेक्षा जताई है अधिवक्ताओं को बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष सुनवाई को अवसर मिले। और कार्यक्रम में नई कार्यकारिणी के सदस्यों ने शपथ लेकर संगठन को मजबूती देने का संकल्प लिया है। मैं नवनीत तिवारी एडवोकेट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर आईडी 1 कोर्ट। आज जिला अभिभाषक संघ अलवर का शपथ ग्रहण समारोह था, जिसमें अध्यक्ष अभिमन्यु सिंह चौहान, महासचिव रामकिशन गुर्जर, समस्त कार्यकारिणी ने शपथ ली है। और शपथ ग्रहण समारोह में माननीय केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव साहब और हमारे शहर के लाडली माननीय संजय शर्मा जी, जो राज्य सरकार में वन मंत्री के रूप में सुशोभित है, दोनों ही शपथ ग्रहण समारोह में, और हमारे माननीय डीजे साहब, समस्त जुडिशियल ऑफिसर्स आज शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित थे। और इस शपथ ग्रहण समारोह बड़ा ही गरिमापूर्ण और अच्छा रहा। उसमें जो भी वकीलों के नए परिसर के संबंध में जो भी मांगे थी, उन सभी मांगों को पूर्व में ही केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री द्वारा पूरा होमवर्क करके, और जो उसमें सभी मांगे थी चैम्बर्स की और जो भी डेवलपमेंट की, उन सबको स्वीकार किया गया है। और उनके लिए वकीलों के जो महती सुविधाएं आधुनिक वकालत के युग को ध्यान में रखते हुए हो सकती है, उन सबको देने के लिए जमीन भी आवंटित की गई है। और जो भी आगे भविष्य में आवश्यकता जो आधुनिक युग को जो ई-कोर्ट्स वगैरह के रिगार्डिंग है, उन सब के लिए पूर्ण रूप से बजट सरकार की तरफ से उपलब्ध रहेगा। और जो भी मांग होगी राज्य सरकार, केंद्र सरकार समस्त उनको पूरी करने के लिए आश्वासन दिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने केंद्रीय बजट की सराहना की। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सरकार का पेश किया बजट विकसित भारत का ही रोड मैप है। साथ ही उन्होंने बताया कि गायों के गर्भधारण के लिए वहां पर सोर्टेन तकनीकी का इस्तेमाल करने का हमारा प्रयास यही रहेगा कि नंदी महाराज पैदा ही ना हो। और साथ ही वैसे भी अब बैलों का प्रयोग नहीं होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता राजस्थान प्रदेश महामंत्री कैलाश मेघवाल ने, प्रदेश कोषाध्यक्ष पंकज गुप्ता और विधायक अनीता भलदेल, भाजपा शहर अध्यक्ष रमेश सोनी आदि भाजपा नेता वहां पर मौजूद रहे। हो रही है कि नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है वो 57 लाख करोड़ का बजट है, जो सर्वव्यापी है, सर्वग्राही है। इसमें भाजपा शासित राज्य या यूपीए शासित राज्यों को अलग चश्मे से नहीं देखा गया है। कश्मीर से लेकर हर वर्ग का ख्याल किया गया है। और इस बजट के शीर्षक को अगर हम कहें तो ये विकसित भारत के निर्माण का रोड मैप की झलक हमें दिखाई पड़ रही है। 2047 को मद्देनजर रखते हुए भारत को विश्व गुरु, विकसित राष्ट्र, नंबर 1 इकोनॉमी, सुपर पावर बनाने के लिए क्या प्रयत्न पहले से कर सकते हैं, ये बजट उसके पूर्व के 11 बजट उसी दिशा में काम कर रहे हैं। इसमें महिलाओं का, छात्रों का, शिक्षा पर, चिकित्सा पर, किसानों पर, उद्योगपतियों पर, देश की खुशहाली का रास्ता जो खेत कल्याण से जाता है,
तो देश की खुशहाली का रास्ता MSME से भी जाता है, जिसका ख्याल किया गया है। अब शिक्षा और चिकित्सा के लिए गांव के लोग शहर में आ रहे हैं, तो ना शहर की सुविधा होती है ना गांव का पर्यावरण होता है, इसलिए 2 टियर और 3 टियर शहरों में जिनकी आबादी 5 लाख से ऊपर है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत सारा काम किया गया है। सर, मनरेगा को लेकर जो कि अभी हो गया है, वो ये गलत कहते हैं, जैसे ही मजदूर को अभी काम मिलेगा हमारी बात सिद्ध हो जाएगी। वो 100 दिन देते थे, हम 125 दिन दे रहे हैं। इसमें 60 दिन वो दे रहे हैं, जब कृषि का कार्य होगा तो जी राम जी का कोई काम नहीं होगा, तो 185 दिन हो रहे हैं। इसके अलावा भ्रष्टाचार पे 10,000 का जुर्माना भी है। इसके अलावा कन्वर्जन से बहुत से काम होंगे। टाइड ऑन टाइड रखी गई है, इसमें वाटर कंजर्वेशन, चेक डैम, वृक्षारोपण, स्वच्छता पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, पक्के कार्य भी किए जाएंगे। और ये योजना में इसलिए इसका नया रूप लाया गया है कि 1 लाख से ज़्यादा शिकायतें भ्रष्टाचार की देश की विभिन्न से आई, उन शिकायतों को दूर करने का भी काम इस नए विधेयक में ला रहे हैं। तो मजदूरों के लिए सबसे शानदार काम है, और पिछले 11 साल से भूख से एक भी व्यक्ति नहीं मरा है। नहीं तो हम अक्सर उड़ीसा के कुछ दाना हानि वगैरह में सुनते थे, पोस्टमार्टम होता था तो अनाज का एक दाना नहीं आता था। तो 80 करोड़ लोग को 5 किलो गेहूँ चावल भी दे रहे हैं, लेकिन ये तमाम योजनाओं से 25 करोड़ लोग गरीबी से ऊपर भी आ रहे हैं। कांग्रेस को ये भी आरोप है कि स्टेट पर बोझ डाला गया है, स्टेट खंडन कर रही थी। स्टेट हम प्रधानमंत्री पैसा दबाते थे, 15वां वित्त या 16वां वित्त या 14वां वित्त, और राज्य उसमें मजे मारते थे। तो अब 40% राज्य को देना होगा तो थोड़ा पेट में दर्द होगा, तो मॉनिटरिंग भी करेंगे और उसका भ्रष्टाचार पे भी रोक लगाएंगे, और वो अपना पैसा मानते हुए भावनात्मक रूप से भी जुड़ेंगे। तो ये बोझ नहीं है, टोटल पैरासाइट नहीं होना चाहिए स्टेट को। हमें कम से कम 60, 40, 70, 30, 20, 80 कुछ ना कुछ रखना चाहिए। तो 40% राज्य देगा, तो राज्य मॉनिटरिंग भी करेगा। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।